नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ाई करते होंगे। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम लोग एक कहानी के बारे में पूरे विस्तार पूर्वक से जानकारी प्राप्त करेंगे और समझेंगे कि इस कहानी के माध्यम से लेखक जी क्या बतलाना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, इसका क्या अर्थ निकलता है। ठीक है, चलिए तो कहानी को स्टार्ट करते हैं। तो बातचीत, ठीक है, बातचीत जिनके लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट जी हैं। ठीक है, बातचीत के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट जी हैं। ठीक है, पहले बालकृष्ण भट्ट जी के बारे में पहले जान लेते हैं कि पूरा इनके बारे में पूरी जानकारी ले लेते हैं। ठीक है, तो बालकृष्ण भट्ट का जन्म जो है 23 जून 1844 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 23 जून 1844 में हुआ था। इनका निधन जो है 20 जुलाई 1914 ईस्वी में हो गया। इनका निधन जो है 20 जुलाई 1914 में हो गया। ठीक है, इनका निवास स्थान जो है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश है। ये जो रहते थे, कहाँ रहते थे? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में रहते थे। ठीक है, इनके माता का नाम पार्वती देवी एवं पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट थे। ठीक है, पिता एक व्यापारी थे और माता एक सुसंस्कृत महिला, जिन्होंने बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि एवं लालसा जगाई। ठीक है, इनकी शिक्षा जो है प्रारंभ में संस्कृत अध्ययन 1867 में प्रयाग के मिशन स्कूल से एंट्रेंस की परीक्षा दी। ठीक है, 1869 से 1875 तक प्रयाग के मिशन स्कूल में अध्यापन का कार्य किए बालकृष्ण भट्ट जी। ठीक है, 1885 में प्रयाग के CAV स्कूल में संस्कृत का भी अध्यापन किए। ठीक है, 1888 में प्रयाग के कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापन नियुक्त, किंतु उग्र स्वभाव के कारण जो है नौकरी छोड़नी पड़ गई और उसके बाद लेखक कार्य पर ही निर्भर रहे। ठीक है, विशेष परिस्थितियां के बारे में जान लेते हैं कि इसकी परिस्थितियां कैसी थी। तो पिता निधनोपरांत पैतृक व्यापार संभालने के नाम पर गृह कला का सामना, पैतृक घर छोड़कर घोर आर्थिक संकट से जूझते हुए हिम्मत से काम लिया और साहित्य के प्रति समर्पित रहे। और इनके बारे में शॉर्ट जानकारी प्राप्त कर लेते हैं और इनकी रचनाएं भी जान लेते हैं कि रचनाएं क्या है। ठीक है, तो उपन्यास क्या है? इनके उपन्यास हैं रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान, शिशुपाल वध, नल दमयंती या दमयंती स्वयंवर, शिक्षादान, चंद्रसेन, सीता वनवास, पतित पंचम, मेघनाथ वध, कट्टर सूम की एक नकल, वृहनला, इंग्लैंडेश्वरी और भारत जननी। इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं जिनके बारे में हम बहुत सारे रचनाएं ये जो हैं लिखे हैं और ये निबंध भी 1000 के आसपास निबंध लिखे हैं, जिनमें से 100 से ऊपर बहुत महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, बहुत सारे 1000 जो हैं ये तो सिर्फ निबंध लिखे हुए हैं और जो हैं 100 से ऊपर जो है सबसे तो जानते हैं इसके बारे में कि बालकृष्ण भट्ट आधुनिक हिंदी गद्य के आदि निर्माता और उन्नायक रचनाओं में एक हैं। वे भारतेंदी युग के प्रमुख साहित्यकारों में से हैं। वे हिंदी के प्रारंभिक युग के प्रमुख महान पत्रकार, निबंधकार तथा हिंदी की आधुनिक आलोचना के प्रवर्तक में अग्रणी हैं। उन्होंने आधुनिक हिंदी साहित्य को अपने प्रभावशाली, जनधर्मी व्यक्तित्व और लेखन से एक नवीन धरातल, नवीन दिशा और नया रंग रूप मानस दिया। निश्चय ही इस महत्तम युगांतकारी कार्य में एक एकांकी नहीं थे।
स्वयं भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, प्रेम घन, राधाचरण गोसाई जैसे अनेक महान साहित्यकार उनके साहित्य थे, किंतु यह सर्वसम्मत स्थापित मान्यता है कि अपने युग के सर्वाधिक सक्रिय, मुखर और प्रदीर्घ समय तक सुदृढ़ निष्ठा के साथ तेजस्वी लेखन द्वारा साहित्य सेवा करने रहने वाले समर्पित युग का रचनात्मक युग व्यक्तित्व निर्मित हुआ तथा आगे के द्विवेदी युग का मूलाधार निर्मित हो सका। बालकृष्ण भट्ट गद्यकार थे। अपनी अभिरुचि, मानस और प्रतिभा से परिवेश और यथार्थ से संपूर्ण सरोकार रखने वाला लेखक पत्रकार। उनके गद्य की परिभाषा और कला की जड़ें भी परिवेश और यथार्थ में ही थी। लोक व्यापार में बोलचाल, बातचीत और अभिव्यक्ति में मूर्त भाषा और कला ही उनके गद्य का कलेवर बन जाती हैं। वह नवजागरण और स्वाधीनता संघर्ष का दौर था, जिसमें भीतरी और बाहरी, स्वदेशी और विदेशी शक्तियों से टकराव और संघर्ष ही जागरूक गद्य लेखक की नियति थी। यह टकराव और संघर्ष भट्ट जी के लेखन में आंतरिक दृढ़ता, तेज और तेवर बनकर उभरता है। भट्ट जी ने हिंदी प्रदीप में पूरे अधूरे अनेक उपन्यास जो हैं लिखे, नाटक प्रहसन लिखे, किंतु निबंध ही उनकी अपनी विद्या है, जिसमें उनका अभिप्राय सौउद्देश्य लेखन पूरी शक्ति, सामर्थ्य और वैभव के साथ प्रकट हुआ है। सामाजिक समस्याओं पर उन्होंने जमकर लिखा है। बाल विवाह, स्त्री शिक्षा, महिला स्वतंत्रता, राजा प्रजा, कृषकों को दुर्व्यवस्था, अंग्रेजी शिक्षा, सुशिक्षितों में परिवर्तन, देश सेवा, अंधविश्वास आदि विषयों पर उन्होंने खूब लिखा। विविध मनोभावों और भाषा साहित्य के विषयों पर खुलकर लिखा। व्यक्तित्व व्यंजक, आत्मपरक, कलात्मक निबंध भी उन्होंने अनेक लिखे कि उनकी संख्या सैकड़ों में है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंध के रूप में उन्हें अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है। यहाँ प्रस्तुत बातचीत शीर्षक उनके निबंधकार व्यक्तित्व और निबंध कला के साथ साथ भाषा शैली का भी प्रतिनिधित्व करता है। प्रस्तुत निबंध भट्ट जी के बारे में ऊपर कही गई बातों को सही से तो हो गया, तो समझ सकते हैं इसमें कि जो बालकृष्ण भट्ट जी जो हैं वो 1000 तक जो है निबंध भी लिखे हैं, जिसमें से 100 निबंध जो है बहुत 100 से ऊपर जो है महत्वपूर्ण निबंध लिखे हुए हैं कि हम लोग को पढ़ना चाहिए, उनके बारे में जानकारी लेना चाहिए, अधिक से अधिक को जानकारी प्राप्त करना चाहिए। ठीक है, अब कहानी की तरफ बढ़ते हैं। बातचीत, ठीक है, इसे तो सभी स्वीकार करेंगे कि अनेक प्रकार की शक्तियां जो वरदान की भांति ईश्वर ने मनुष्य को दी है, उनमें वाक शक्ति भी एक है। यदि मनुष्य की, तो कह रहे हैं कि ईश्वर ने जो एक वरदान के रूप में दिए हैं वो उनमें से एक वाक शक्ति भी शामिल है। ठीक है, यदि मनुष्य की और इंद्रियां अपनी अपनी शक्तियों में आजकल रहती हैं और वाक शक्ति मनुष्यों में ना होती तो हम नहीं जानते कि इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। तो लेखक जी बता रहे हैं कि अगर वाक शक्ति नहीं होती, बातचीत करने की शैली नहीं होती, तो मनुष्य किस प्रकार अपना जीवन यापन कर पाते। लेखक कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता कि मनुष्य जो है पूरी सृष्टि में गूंगी प्रतीत होती। ठीक है, और गूंगी प्रतीत होती और ये सृष्टि का क्या हाल होता।
सब लोग लुंज पुंज से होकर मानो कोने में बैठा दिए गए होते हैं, और जो कुछ सुख दुख का अनुभव हम अपनी दूसरी इंद्रियों के द्वारा करते हैं, उसे अवाक होने के कारण आपस में एक दूसरे से कुछ न कह सुन सकते। तो कह रहे हैं कि अगर हमें वाक शक्ति ना होती तो हम दूसरों से बातचीत नहीं कर पाते, दूसरों से अपने मन के भावों को नहीं बता पाते, अपने मन में चल रहे कुछ विचारों को नहीं प्रकट कर पाते। ठीक है, इस वाक शक्ति में अनेक फायदों में स्पीच, वक्तृता और बातचीत दोनों हैं, किंतु स्पीच से बातचीत का ढंग ही निराला है। बातचीत में वक्ता को नाज खजरा जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता। नांदी पाठ की भांति घड़ियां तक साहबान, मजलिस चेयरमैन, लेडीज एवं जेंटलमैन की बहुत सी स्तुति करे करावे और तक किसी तक वक्तृता का आरंभ करें। जहां कोई मम्र या नोक की चुटुली बात वक्ता महाशय के प्रमुख निकली के ताली ध्वनि से कमरा गूंज उठा। इसलिए वक्ता को खामखा ढूंढकर कोई ऐसा मौका अपनी वक्तृता में लाना ही पड़ता है जिसमें करतल ध्वनि अवश्य हो। तो कह रहे हैं लेखक जी कि अगर वाक शक्ति अगर नहीं होती, ठीक है, अगर वाक शक्ति हमें नहीं होती तो दूसरों से बातचीत नहीं कर पाते, दूसरों से अगर कोई कार्य हो तो हम बोल नहीं सकते। अगर मान ली वाक शक्ति ही नहीं हो पाएंगे तो हम लोग बोल कैसे पाते, तो हम जो है दूसरों से मदद भी नहीं ले पाते, तो और हमारा काम मानो तो अधूरा ही रहता। तो वाक शक्ति बहुत जरूरी है कि मनुष्य को, इसलिए बोला गया है कि वाक शक्ति जो है ईश्वर के द्वारा दी गई एक वरदान है जिसमें से है वाक शक्ति। ठीक है, वही हमारी साधारण बातचीत का कुछ ऐसा घरेलू ढंग है जिसमें ना करतल ध्वनि का कोई मौका है, ना लोगों के कह कहे उड़ानों की कोई बात ही रहती है। हम दो आदमी प्रेम पूर्वक संलाप कर रहे हैं, कोई चुटीली बात आ गई, हंस पड़े, मुस्कुराहट से होठों का केवल फटक उठना ही हंसी की अंतिम सीमा है। तो कह रहे हैं कि बातचीत एक ऐसी शैली है जिससे हम जीवन में बातचीत करके आनंद बोले जा रहे हैं कि मुस्कुराहट से होठों का केवल फड़क उठना ही हंसी की अंतिम सीमा है। स्पीच का उद्देश्य सुनने वालों के मन में जोश और उत्साह पैदा कर देता है। घरेलू बातचीत मन का घर रमाने का ढंग है और उसमें स्पीच व संदगी बेकदर हो धागे खाती फिरती हैं। तो कहते हैं कि घरेलू बातचीत जो होते हैं वो जो है मन रमाने का ढंग होता है। घरेलू बातचीत जो होता है वो मन को रमाने का ढंग होता है, और जो स्पीच होता है दूसरों के द्वारा दिए गए स्पीच होता है, वो जो हम सुनते हैं वो जो है वो बहुत मतलब मनुष्य को प्रभावित करता है सुनने के बाद। तो इसलिए बोला जाता है वाक शक्ति। जहां आगे है कि जहां आदमी की अपनी जिंदगी मजेदार बनाने के लिए खाने पीने चलने फिरने आदि की जरूरत है, वहां बातचीत की भी उसको अत्यंत आवश्यकता है। जो कुछ मवाद व धुआं जमा रहता है वह बातचीत के जरिए भाप बनकर बाहर निकल पड़ता है। चित्त हल्का और स्वच्छ हो परम आनंद में मग्न हो जाता है। तो कहते हैं कि जब मनुष्य खाना पीना कुछ भी अगर दैनिक कार्य कर रहे हैं, ठीक है, मनुष्य कुछ भी दैनिक कार्य कर रहे हैं तो उनमें बोलने की आवश्यकता उसमें पड़ती है। ठीक है, मान लिया जाए हम खाना खा रहे हैं तो हम किसी से खाना भी मांगते हैं या खाना बनाते भी हैं, या किसी से बातचीत भी कर रहे हैं तो हम मांगते हैं कि खाना दिया जाए। पानी पीना है तो उसमें भी बातचीत हो गया। तो मतलब जो है मनुष्य की जो है बहुत सारी जरूरतें जो है बातचीत के जरिए जो है पूरी होती हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि जो कुछ भी मवाद या धुआं जमा रहता है वह बातचीत के जरिए भाप बनकर उड़ जाता है। जो कुछ भी मनुष्य के मन में जो रहता है
धुआं जमा रहता है, मतलब कुछ बातें रहती हैं, वो बातचीत के जरिए जो है वो प्रकट हो जाती हैं और मन हल्का हो जाता है, शांत हो जाता है। इसलिए ठीक है, बातचीत का भी एक खास तरह का मजा होता है। ठीक है, जिनको बातचीत करने की लत पड़ जाती है वो इसके पीछे खाना पीना भी छोड़ बैठते हैं। तो बातचीत जो है एक खास तरह का मजा होता है। ठीक है दोस्तों, कि बातचीत भी एक खास तरह का मजा होता है, जिससे जो है बताया जा रहा है कि बातचीत करने की अगर लत पड़ जाए तो खाना पीना सब कुछ छोड़ बैठते हैं। ठीक है, अपना बड़ा हर्ज कर देना उन्हें पसंद आता है, पर वे बातचीत का मजा नहीं खोना चाहते। ठीक है, रॉबिन्सन क्रूसो का किस्सा बहुधा लोगों ने पढ़ा होगा, जिसे 16 वर्ष तक मनुष्य मुख देखने को नहीं मिला। कुत्ता, बिल्ली आदि जानवरों के बीच में रहकर 16 वर्ष के उपरांत तो उसने फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी, यद्यपि उसने अपनी जंगली बोली में कहा था। उस पर रॉबिन्सन क्रूसो का ऐसा आनंद हुआ मानो उनसे नए सिरे से फिर से आदमी का चोला पाया। इससे सिद्ध होता है कि मनुष्य की वाक शक्ति में कहां तक लुभा लेने की ताकत है। ठीक है, रॉबिन्सन क्रूसो का जो है एक 16 वर्ष का लड़का जो है उनको जो है जंगल में छोड़ा गया था। 16 वर्ष तक छोड़ा गया, वो बचपन से ही, मतलब जब जन्म हुआ उस लड़का का तब उसको जंगल में ही छोड़ा गया, कि ये साबित करने के लिए कि अगर हम उनको जो है जानवरों के बीच में रखते हैं, नहीं बोल पाने वाले जानवरों के बीच में रखते हैं, तो क्या ये आगे की तरफ विकसित हो सकता है, हम लोगों के मनुष्य की तरफ विकसित हो सकता है, क्या बोल सकता है। तो उनको जो है 16 वर्ष तक जो है जब जन्म हुआ जब जन्म हुआ तो उनको 16 वर्ष तक जो है उनको जंगल में ही रखा गया। उनके बाद क्या होता है कि मनुष्य की वाक शक्ति में कहां तक लुभा लेने की ताकत है, जिनमें केवल पत्र व्यवहार है। एक बार भी साक्षात्कार नहीं हुआ। उन्हें अपनी प्रेमी से बातें करने की कितनी लालसा रहती हैं। अव्यतिरिक्त भाव दूसरे पर प्रकट करना और उसका आशय आप ग्रहण कर लेना शब्दों के द्वारा ही हो सकता है। सच है, जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। ये सही बात बोला जा रहा है कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं है तब तक उसका गुण दोष जो है प्रकट नहीं होता है। इसलिए मनुष्य जब तक बोलेगा ही नहीं तो उसका गुण दोष प्रकट कैसे होगा, उनके बारे में कैसे जानेंगे कि वो किस प्रकार का है, वो किस प्रकार के व्यक्ति हैं, कि किस प्रकार जानेंगे। इसलिए जब तक मनुष्य बोलता नहीं है तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता है। यही इस बातचीत में बेन जॉनसन का यह कहना है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, बहुत ही उचित जान पड़ता है। इस बातचीत की सीमा 2 से लेकर वहां तक रखी जा सकती है जहां तक उनकी जमात, मीटिंग या सभा न समझ ली जाए। एडिसन का मत है कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों एडिसन का मत है कि असल बातचीत जो है 2 व्यक्तियों के बीच ही होती है। असल बातचीत जो होती है वो 2 व्यक्तियों के बीच में, जिसका तात्पर्य यह हुआ कि जब 2 आदमी होते हैं तभी अपना दिल एक दूसरे को सामने खोलते हैं। जब 3 हुए तब वह 2 की बात कोसों दूर गई। कहा भी है कि 6 कानों में पड़ी बात खुल जाती है। दूसरे या कि किसी तीसरे आदमी के आ जाते ही या तो वे दोनों अपनी बातचीत से निरस्तर हो बैठेंगे या उसे निपट मूर्ख अज्ञानी समझ बनाने लगेंगे। तो आप लोग जानते हैं कि अगर दो व्यक्ति अगर बातचीत कर रहे हैं, आपस में गहरी मित्रता है, वो दोनों पर्सनल बातचीत कर रहे हैं, किसी
किसी के बारे में या किसी अपने के बारे में अगर बातचीत कर रहे हैं, अगर तीसरा व्यक्ति आ जाए, अगर तीसरा व्यक्ति वहां पर आ जाए तो वो अपने बातों को बदल देते हैं, बातों को जो है बदल देते हैं, ठीक है। और दूसरी बातों को मतलब बोलने लगते हैं कि अगर तीसरी बोला जा रहा है कि अगर तीसरी व्यक्ति अगर जान जाए तो 1 से 2, 2 से 3 पूरा मतलब खुलासा हो जाता है। उसी तरह जो है जैसे गर्म दूध और ठंडे पानी को 2 बर्तन आसपास साट के रखे जाए तो एक का असर दूसरे में पहुंच जाता है, अर्थात तो दूध ठंडा हो जाता है और पानी गर्म। वैसे ही 2 आदमी पास बैठे हैं तो एक का गुप्त असर दूसरे पर पहुंच जाता है, चाहे एक दूसरे को देखे भी ना। तब तक बोलने को कौन कहे, एक के शरीर की विद्युत दूसरे में प्रवेश करने लगती हैं। कि जब बोला जा रहा है कि जब मनुष्य बातचीत करता है तब एक की बातचीत जो है दूसरे में प्रवेश कर जाती है, दूसरे के मन के भावों में प्रवेश कर जाती हैं। और जैसे जिस प्रकार से विद्युत धारा जो है अगर किसी व्यक्ति को अगर करंट में लगता है तो अगर उस व्यक्ति को छूता है तो उसमें भी विद्युत धारा प्रवाहित कर जाती है, उसको भी करंट लगता है। इसी प्रकार जो है बोला जा रहा है कि अगर 2 व्यक्ति बातचीत कर रहे हैं तो एक व्यक्ति की बातचीत जो है दूसरे में प्रवेश कर जाए। जब पास बैठने का इतना असर होता है तब बातचीत में कितना अधिक असर होगा, इसे कौन ना स्वीकारेगा। अस्तु अब इस बात को 3 आदमियों के साथ देखना चाहिए। मानो एक त्रिकोण सा बन जाता है, तीनों चित्त मानो 3 कोण है और तीनों की मनोवृत्तियां प्रसन्न की धारा मानो उस त्रिकोण की 3 रेखाएं हैं। गुपचुप असर तो 3 परस्पर होती ही है। जो बातचीत में की गई वह मानो अंगूठी में नग सी जड़ जाती है। उपरांत जब 4 आदमी हुए बेतकुल्फी को बिल्कुल स्थान नहीं रहता। बोला जा रहा है कि अगर दो व्यक्ति अगर बातचीत कर रहे हैं, अगर तीसरा व्यक्ति चौथा व्यक्ति कोई आ जाए तो वो उनको बातचीत नहीं बोला जाता है, उनको एक प्रकार से गप बोला जाएगा, ठीक है।